जानना चाहूंगी गणेश शंकर मिश्रा हैं कौन। आपको एक तरफ बुलडोजर प्रशासक भी कहा जाता था, दूसरी ओर आपको गांधीवादी अफसर कहा जाता था। एक तरफ दहशत पैदा करना ठेकेदारों में और दूसरी ओर राजस्व बढ़ाना, ये कैसे दोनों आप मैनेज किया आपने? इस प्रकार की निराधार बातें बिना पुष्टि के आपको नहीं करना चाहिए। एक तरफा मतलब बात। तो अब आप बोलिए, आप माफी मांगेंगे क्या? कोई भी लोक सेवा कोई एक विधा को लेकर के साथ में नहीं चल सकता। जब जिसका मकान हम तोड़ते थे वही व्यक्ति सामने आकर के हमको माला पहना के स्वागत करता था। जगदलपुर की सड़कों में यदि आप चल पा रहे हैं तो उसका कारण एकमात्र यही है कि 2007 में हमने उसका इलाज किया। इस वजह से जब आप वहाँ पे भिड़े थे कहूँ या बहस हुआ था, हुआ क्या था वहाँ पर और उसके बाद क्या हुआ? सवाल जीएस मिश्रा, गणेश शंकर मिश्रा का नहीं है। कोई यदि पटवारी भी है, एक चपरासी भी है, आप उसके खिलाफ तथ्यहीन बात मत करिए। उसका भी एक परिवार में, समाज में इज्जत होता है, स्वाभिमान होता है। तो एक तरफ कांग्रेस के नेता भी खुश आपके काम को लेकर के, दूसरी ओर प्रधानमंत्री लगातार सराह रहे हैं, तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना आपको उपयोग करना चाहिए था उतना भी नहीं कर पाई है? ऐसे क्या बात होगी? ये कुठाराघात या वज्रपात मेरे ऊपर में क्यों गिरा है? मैं अपमानित भी महसूस हुआ। तो मेरी लड़ाई जो है भूपेश बघेल से नहीं थी, उन्होंने जो गलत बात कही थी उससे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज़ की विशेष प्रस्तुति, विशेष मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज चूंकि सिविल सर्विसेज डे है, ऐसे में आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो अपने आप में बहुत आदर्श हैं बहुत सारे युवाओं के लिए। वैसे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन उनके हर योजना, हर प्लानिंग की चर्चा पूरे देश में होती रही है। वो बहुत छोटे से गांव से आते हैं, उनका बहुत सारा इतिहास है, बहुत सारी स्वर्णिम काम है उनकी। ऐसे में उनको समझना, उनको जानना बहुत आवश्यक है। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व IAS वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मा संभाल रहे हैं गणेश शंकर मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर देखिए, आपके बारे में जब भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, अगर आप पुराने लोगों से मिलेंगे तो जो आपने एक बात कही कि मैं IAS हो सकता था, आपके बारे में न सिर्फ बड़े अधिकारी, बड़े प्लानर जो हैं वो, बल्कि गांव में रहने वाला एक आम बच्चा भी बहुत ज़्यादा गर्व करता है, क्योंकि जिस तरह पे काम करने की शैली रही है। मुझे याद आता है कि आपको एक तरफ बुलडोजर प्रशासक भी कहा जाता था और दूसरी ओर आपको गांधीवादी अफसर कहा जाता था। तो ये ज़रा ये दो जो अलग अलग शब्द हैं, बुलडोजर प्रशासक और एक तरफ गांधीवादी अफसर, इसको ज़रा क्लियर करिए। शब्द आपके साथ हमेशा जुड़ते हुए नजर आते हैं। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा। बुलडोजर प्रशासक क्या होता है? जी, बुलडोजर सिंबलाइज करता है आपको आपकी मनोवृत्तियों की कठोरता को, स्ट्रिक्टनेस को। आप नियमों के प्रति, प्रावधानों के प्रति यदि कठोरता पूर्वक उसमें दृढ़ रहते हैं, मेंटेन रखते हैं, किसी प्रकार से किसी के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, नो फेवर नो फियर। आप यदि एक छोटी सी बात, ये क्योंकि आपने बुलडोजर प्रशासक पूछा है, एक रेवेन्यू अफसर के रूप में, जैसे मैंने SDO के रूप में भी काम किया, नगर निगम रायपुर के प्रशासक के रूप में मैंने 93-94 जब यहाँ पर कोई प्रशासक आने के लिए तैयार नहीं होता था और बहुत बड़ी मात्रा में कर्मचारी यूनियन यहाँ पर बड़ी सक्रिय थी। आबकारी कमिश्नर भी आप जब थे? आबकारी में कमिश्नर भी था, लेकिन मैं, आपने जैसे पूछा बुलडोजर प्रशासक, तो उस स्पेसिफिक रेफरेंस में आपको बता रहा हूँ ये बात कैसे मेरे साथ में जुड़ी। नगर निगम प्रशासक के रूप में कई अधिकारियों की पोस्टिंग की, कोई रायपुर आने के लिए तैयार नहीं था जी, क्योंकि आज जितनी वित्तीय व्यवस्था होती है सुदृढ़, नगर पालिकाओं को, नगर पंचायत को, नगर निगम को बड़ी संख्या में सरकार से सपोर्ट मिलता है, अनुदान मिलता है। उस समय ऐसी बात नहीं होती थी। तनख्वाह देने के लिए भी नगर निगम के पास में पैसा नहीं होता था। तो ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में कोई अधिकारी, IAS अफसर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि हमेशा परेशानी होती थी, रेजिस्टेंस होता था लोगों के बीच में। तो ऐसी स्थिति में मैंने स्वेच्छा से, सरकार ने मुझको यहाँ पर पोस्ट किया नगर निगम प्रशासक के रूप में, और मैंने सिर्फ एक काम किया कि जितनी रायपुर शहर की प्रमुख सड़कें थी उनको चिन्हित करके और ये एंक्रोचमेंट अतिक्रमण का कार्य मैंने सबसे पहले हाथ में लिया। मतलब अतिक्रमण को लगातार अतिक्रमण को मैंने हटा, क्योंकि मैंने ये सोचा कि सबसे पहले तो हम, नगर निगम का काम ही है लोगों को जन सुविधाएं पहुंचाना। बिल्कुल। अब आपका सड़क यदि सकरा हो गया है तो जिस काम के लिए सड़क बना है वहां लोग नहीं चल पा रहे हैं तो ये सुविधा कहाँ कैसे पहुंचेगी? तो ये मैंने एंक्रोचमेंट अभियान शुरू किया और
मैं जब तक नगर निगम प्रशासक रहा तब तक लगातार ये एंक्रोचमेंट चलता रहा। और उस समय मुझे अभी तक याद है, रायपुर के साथ साथ भोपाल और इंदौर में भी ये अभियान चल रहा था और वहाँ के अधिकारियों से भी हमेशा हमारी बात होती रहती थी। लेकिन जितना लंबा अभियान रायपुर नगर निगम में चला उतना कहीं नहीं चला और 10,000 एंक्रोचमेंट को हम लोगों ने उस समय हटाया था। बहुत सुंदर। और उस समय यहाँ मौधापारा की बात करें जहाँ कबाड़ियों की दुकानें थी, उसी प्रकार तेली बांधा में श्याम नगर था, लाखे नगर चौक में बहुत से मंदिर थे। ऐसे स्थानों में भी एंक्रोचमेंट को, धार्मिक स्थलों को हमने हटाया था। और उस समय ये जो तमगा है बुलडोजर प्रशासक का वो मेरे साथ में जुड़ा। लेकिन मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब जिसका मकान हम तोड़ते थे वही व्यक्ति सामने आकर के हमको माला पहना के स्वागत करता था। दो शब्द लगातार कहा, जैसे आपने कहा कि रायपुर में और जगदलपुर में आपने मंदिरों को तोड़ा, मतलब मैं फिर थोड़ा सुधार चाहूंगा, शिफ्ट किया कुल मिलाकर के, मतलब जो रास्ते में थे एक बार क्लियर उसको करिए, आपने शिफ्ट किया। मंदिर तोड़ने का पर्पस ये था, माने मेरा कहने का आशा ये हटाना था कि मंदिर से संबंधित जो इंक्रोचमेंट थे, ऐसा लेके जो अतिक्रमण होता है, किसी भी धार्मिक प्रतीक के संबंध में उनको हमने कोई अपमानित करने का कार्य नहीं किया। उनके द्वारा संबंधित एंक्रोचमेंट है। जैसे माने गर्भगृह तक तो हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन बाहर में सीढ़ियां हैं, बरामदा है, जो लोग एक्सटेंड कर लेते हैं। ऐसे स्थानों में हमने उन पुजारियों से बात की और स्वेच्छा से उन्होंने वहां पे हमने अपना बुलडोजर नहीं लगाया, क्योंकि जनभावना से जुड़ा हुआ विषय था। उन्होंने स्वयं, हमने उनको टाइम दे दिया कि भाई आपको हम 8 घंटे का टाइम देते हैं, 1 दिन का समय देते हैं, 2 दिन का समय देते हैं, आप स्वेच्छा से ये लकीर खींचिए, इसको आप हटा लीजिए। लोगों ने स्वेच्छा से हटा दिया। वैसे ही हमने चर्च की बाउंड्री, जो कलेक्टर ऑफिस है जगदलपुर का, उसके सामने चर्च है, बहुत पुराना चर्च है, तो चर्च हटाने का मतलब ये नहीं है कि हमने चर्च को हटा दिया। चर्च की बाउंड्री थी, बाउंड्री वॉल बना हुआ था बहुत दिनों से, उसको हमने बताया भी आपने बाउंड्री एक्सटेंड कर ली है, ये आप 10 फीट इतना हटा लीजिए। उन्होंने हटा लिया, उनको हमने नाप के बता दिया, सीमांकन करके बता दिया। तो रेवेन्यू विभाग के लोग यदि लोगों से जुड़ के, कोई हम उनके दुश्मन नहीं है, उनको कन्विंस करके यदि कोई काम करते हैं कि एक्साइज कमिश्नर में 5 साल रहा रायपुर में, छत्तीसगढ़ में जी, और ये मेरा टेन्यूर आज तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में या यूनिफाइड मध्य प्रदेश में कोई ऐसा IAS अफसर नहीं रहा जो लगातार 5 वर्ष तक एक्साइज कमिश्नर रहा हो। और जैसा आपने पूछा, इस बीच हर साल जो रेवेन्यू होती थी, आबकारी राजस्व का में जो इजाफा होता था, जो हम लोग टारगेट सेट करते थे, वो मैं आपको बताऊं कि हर वर्ष एनुअल जो ग्रोथ होता था 30% से लेकर 40% तक, जो आबकारी राजस्व में वृद्धि होती थी हर वर्ष 30 से लेकर 40% तक, 30 से 40% तक की वृद्धि होती थी। लेकिन ये वृद्धि हमने जहाँ भी हमारा लीकेज था सिस्टम में, उसको हमने चेक किया जी। जो चोरी होती थी उसको हमने चेक किया। आप लगातार बहुत सारी नियमावली की बात बता रहे हैं। एक बात ये समझना चाहूँगा, चूँकि आपको लेकर के लगातार ये कहा जाता है कि आप रिजल्ट देने वाले अधिकारी हैं। विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं पहले, अब तो हमारे बीच नहीं हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी, तो विद्याचरण शुक्ल लगातार आप उनके खास अफसर माने जाते थे। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी सिंचाई योजना की परिकल्पना को भी सराहा था। तो एक तरफ कांग्रेस के नेता भी खुश आपके काम को लेकर के, दूसरी ओर प्रधानमंत्री लगातार सराह रहे हैं। तो ज़रा खुलकर बताइए कि मतलब ऐसा बैलेंस आप कैसे करते थे, कामों को लेकर के या नेताओं को इस तरह से इम्प्रेस करना? ये न तो बैलेंस करने वाली कोई बात मानता हूँ मैं जी, ना किसी को खुश करने वाली बात मानता हूँ मैं जी। चाहे बात विद्याचरण जी शुक्ल का हो, चाहे बात माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का हो जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर नगर निगम में मैं प्रशासक था। 94 मैंने प्रशासक का पद यहाँ पे ग्रहण किया और उन परिस्थितियों में मैंने ग्रहण किया जिसमें कि कोई यहाँ पर आना नहीं चाहता था। लेकिन उन 6 महीनों में मैंने जो काम किया, वो लोग, मुझे खुद को बड़ी संतुष्टि होती है। लोग भी कहते हैं कि वो बहुत स्वर्णिम पीरियड था नगर निगम का जी। उस समय जब हमने तोड़फोड़ मचाया, बुलडोजर प्रशासक की बात हुई, तो विद्याचरण जी दिल्ली, उस समय विद्याचरण जी का तो बहुत प्रभावशाली मंत्री थे और पूरे हिंदुस्तान में उनकी तूंती बोलती थी, कैबिनेट मिनिस्टर थे और माननीय नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनके सबसे पावरफुल कैबिनेट के साथी के रूप में थे वो।
और पूरे छत्तीसगढ़ में और सब में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो वो जब दिल्ली से पहला प्रवास उनका रायपुर का हुआ, तो आने के पहले उन्होंने लोगों से पूछ लिया था कि ये जो तोड़ फोड़ का अभियान चल रहा है रायपुर नगर निगम में, इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, उसकी क्या प्रतिक्रिया है। और उनको लोगों ने ये बताया, उनके निकट के लोगों ने बताया, कांग्रेस के लोगों ने बताया कि इसका बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहा है और लोगों में इसकी चर्चा है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। जब वो रायपुर आए, शुक्ल भवन बूढ़ापारा उनका पैतृक निवास है, वो वहाँ पर पहुँचे और मुझको बुलाया गया। मैं उनके पास गया, तो मैं जब गया उनके पास तो मुझको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि विद्याचरण जी का ये गृह लोकसभा क्षेत्र है रायपुर, लोग मुझसे शिकायत मेरे बारे में किए होंगे और हो सकता है उस संबंध में मुझे कुछ वो कहें। तो मैं उस तैयारी से गया था कि मुझको क्या जवाब देना है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, ऐसे भी विद्याचरण जी से मिलने के लिए हमेशा भीड़ लगी रहती थी। तो लोग मुझको तुरंत ले गए अंदर, उन्होंने मुझको देख के मुस्कुराया और पहला शब्द उन्होंने जो कहा कि गणेश, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अप्रिशिएट किया, मतलब ये उन्होंने अप्रिशिएट किया, गणेश ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपको इसको रोकना नहीं है, कंटिन्यू करिए। तो वो एक मेरे लिए एक अलग अनुभव था। और जब तक मैं यहाँ प्रशासक रहा, इस बीच में उनका बड़ा सपोर्ट मिला, हमेशा उनकी ओर से मुझे मार्गदर्शन प्रेरणा मिलती थी और लोग जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं कि मुझको हटा देंगे या वो मुझसे नाराज होंगे। जबकि अभी वही होता है, हटा दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। अभी तो वैसा ही होता है और मैं उसमें किसी राजनीतिक को दोष देना भी उचित नहीं मानता। हमारी ऐसा है, ताली दोनों हाथ से बजती है, कुछ कमी हमें भी रहती है, इसलिए ऐसी सिचुएशन पैदा होता है। और जब नगर निगम का चुनाव हो गया, बलबीर जुनेजा जी 1995 जनवरी में यहाँ के मेयर बन गए, गजराज पगारिया जी डिप्टी मेयर बने। तो उन्होंने मुझको कहा कि हम तुमको अपने स्टाफ में ले जाना चाहते हैं, तुम जाओगे क्या? तो मैं ये बोलने में मुझको संकोच नहीं है कि वीसी शुक्ला का बड़ा क्रेज हुआ करता था। मैंने तुरंत हाँ कही और मैं उनके स्टाफ में प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में, पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में दिल्ली में जाकर रहा। और तब से जो है उन्होंने उस संबंध को हमेशा निभाया, सुख दुख में हमेशा मेरे साथ में रहे। और कभी भी मेरा कोई ट्रांसफ़र होता था तो मुझको बाद में पता चलता था, विद्याचरण जी जो है मुझसे पूछते थे, गणेश तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है, तुम जाओगे नहीं जाओगे? और वो हमेशा मुझको मदद करते रहे। ऐसे व्यक्ति के बारे में यही श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि दुर्लभ होते हैं ऐसे व्यक्तित्व को लोग। दूसरी बात आपने कही माननीय मोदी जी की, 2016-17 में मैं रिटायर हुआ और 2016-17 में मैं यहाँ पे प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग था रायपुर में, छत्तीसगढ़ शासन में। और यहाँ पे मैंने जब जल संसाधन विभाग के सचिव का कार्यभार ग्रहण किया तो मैंने देखा कि 30 साल से लेकर के 40 साल तक पुरानी जो 1980-1990 की योजनाएं थीं वो भी अधूरी पड़ी हुई थीं। उनकी फाइलें जो हैं गुम हो चुकी थी और जितना बजट था, कोई यदि 180 करोड़ का बजट है या 60 करोड़ का बजट है तो उसमें सारा पैसा खर्च हो चुका था। योजनाएं तब भी अधूरी की अधूरी थी, उससे एक बूंद पानी सिंचाई नहीं होता था। तो ऐसे अधूरी योजनाओं को हमने एक योजना बनाई, अभियान लक्ष्य भागीरथी के नाम पर, और हमने हर हफ्ते 2 अपूर्ण योजनाओं को पूरा किया और एक साल में 107 अपूर्ण सिंचाई योजनाएं पूरी की गई। और आज जल संसाधन के इतिहास में आप पूछ लीजिए, जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए कि सिंचाई में पहली बार 2% का इजाफा हुआ, जबकि उसके पहले हर वर्ष सिंचाई 0.67% का इजाफा होता था। उस वर्ष 2% का इजाफा हुआ पोटेंशियल में और 1 लाख हेक्टेयर में हमने इरिगेशन का पोटेंशियल क्रिएट किया। कभी भी उतना पोटेंशियल क्रिएट नहीं हुआ, 20,000-25,000 हेक्टेयर का हर वर्ष क्रिएट होता था। तो उस योजना की चर्चा जब माननीय मोदी जी सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक लिए थे, उसमें इस योजना की चर्चा हुई थी और माननीय मोदी जी ने इसको अप्रिशिएट किया था। जुलाई अगस्त की बात है, डॉक्टर रमन सिंह जी वहाँ पर गए थे मीटिंग में और उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अन्य प्रदेशों में भी करना चाहिए कि बिना पैसे, अतिरिक्त किसी प्रकार के पैसे के हमने जो है
1 लाख हेक्टेयर पोटेंशियल क्रिएट किया था। वो आज तक वो रिकॉर्ड जो है अनबीटेबल है। उसके बाद से शायद लोगों ने ध्यान दिया है, ऐसा मुझको लगता नहीं। आज फिर से वही स्थिति लगभग हो रही है। सर, जिस समय आप जल संसाधन में प्रमुख सचिव थे, मुझे एक वाकया याद आता है कि विधानसभा में उस समय के जो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे भूपेश बघेल, उनसे आपकी भिड़ंत हो गई थी। उस दौरान कुछ बहसबाजी भी हुई थी। तो ये पूरा वाकया क्यों हुआ था, ज़रा बताइए। क्योंकि भूपेश बघेल के बारे में ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अगर कोई तेज तर्रार नेता है तो भूपेश बघेल हैं। ऐसे में भूपेश बघेल से जब आप वहाँ पे भिड़े थे कहूँ या बहस हुआ क्या था वहाँ पर, और उसके बाद क्या हुआ अब तक? भूपेश बघेल जी कांग्रेस के किस प्रकार के नेता हैं, तेज तर्रार लोग कहते हैं कि नहीं हैं, इस संबंध में मैं किसी प्रकार कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा जी। क्योंकि तेज तर्रार होने का किसको आप तेज तर्रार बोलते हैं उसकी परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। इस संबंध में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन चूंकि आपने उस घटना के बारे में पूछा है, वह घटना एक ऐसी हुई थी कि ये एक पेंड्राउन टैंक है जी, ग्राम बंगोली के पास में, हमारे गांव मूरा से लगा हुआ, मेरे जो पैतृक गांव है वहाँ पे। और उस टैंक में वो मेरे पिताजी के नाम पर नामकरण किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, पंडित लखनलाल मिश्र जलाशय जी। और उस जलाशय की जो कैचमेंट एरिया की जमीन थी उसको अल्ट्राटेक को देने के लिए, क्योंकि पूरा लाइम स्टोन बेल्ट है, एनओसी की मांग की गई थी। और मैंने फाइल में उस फाइल को परीक्षण किया था, मेरे पास फाइल आई थी और उसमें मैंने परीक्षण करके उसमें ये अपना मंतव्य अंकित किया था कि यदि उसको एनओसी दिया जाता है तो पेंड्राउन टैंक कभी वर्षा के जल से भर नहीं पाएगा। और उससे जो एक हमारा मीडियम प्रोजेक्ट है वो 1909 का बना हुआ ब्रिटिश टाइम का टैंक है, बहुत सक्सेसफुल टैंक है। और वहाँ से करीब 20,000 हेक्टेयर में आपासी आज भी होती है। और ये पानी टैंक में भर नहीं पाएगा और जो किसानों को उसका जो लाभ मिलता है सिंचाई का, वो लाभ समाप्त हो जाएगा। ये बात हुई थी। और ये मैंने उसमें एनओसी ये फाइल में नोटिंग करके और ये फिर मैंने एनओसी उसमें जारी करने से मना कर दिया था, फाइल माननीय मंत्री जी के पास भेजा था। वो उस समय ये इशू हुआ था कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि पेंड्राउन टैंक को एनओसी दिया जा रहा है और ऐसा वैसा, और कांग्रेस ने उसमें एक आंदोलन चलाया था। भूपेश बघेल जी पदयात्रा में निकले थे और ये ग्राम बंगोली में वहाँ हमारे टैंक के पास पहुँच करके उन्होंने एक भाषण दिया था। और उस भाषण में उन्होंने ये कहा था कि जल संसाधन विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उन्होंने इस टैंक को बेचने का काम किया है और ये टैंक उनके पिताजी के नाम पर है और ये अधिकारी हमारे बीच का ही है, छत्तीसगढ़ी है। और ऐसे अधिकारियों की मैं निंदा करता हूँ और बहुत उन्होंने ताली बटोरी थी। ये बात तुरंत व्हाट्सएप में मुस्तक आई जी। और जैसी आई तो मैं दूसरे में विधानसभा का सत्र चल रहा था, छत्तीसगढ़ विधानसभा का, ये मेरे ख्याल मुझको याद है 28-29 मार्च की बात है जी। तो मैं जब गया तो उस समय सामने में मुझको जो लॉबी है विधानसभा की, जहाँ पे प्रेस वार्ता वगैरह लेते हैं, वहाँ पे भूपेश बघेल जी मिल गए थे। उस समय वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और एमएलए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप प्रदेश कांग्रेस एक कांग्रेस में राष्ट्रीय पार्टी है, उसके आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मैं एक आईएएस अफसर हूँ। आपने ये कहा है और मेरे पास इसका वीडियो पहुँचा है, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों ने भेजा है कि मैंने उस तालाब को बेचने का काम किया है और इस तरह से जो है आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। तो आप मुझसे पूछ तो लेते कि उसमें बात क्या है, इसमें क्या सच्चाई है और ये बात आपको किसने बताई। ये एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते और एक आईएएस अफसर के विरुद्ध इस प्रकार की निराधार बातें बिना पुष्टि के आपको नहीं करना चाहिए। एक तरफा मतलब बात वो एक तरफा आपको नहीं करना चाहिए। मेरी प्रतिष्ठा है, मुझको खराब लगा है इस बात से आपको, जबकि ऐसी कोई ये तथ्य और सत्य है, सत्यता है, उससे ये बात बिल्कुल विपरीत है। मैं आपको पूरी फाइल आप सूचना का अधिकार के तहत देख सकते हैं। ये मैंने कहा था उनसे। तो मैं जब ये उनसे बात कही तो जब बात हो रही थी मैं तो बहुत शालीनता से अपनी बात को उनको अवगत करा रहा था। मेरा किसी प्रकार का उद्देश्य उनसे बिगड़ना नहीं था या बहस करना नहीं था, वस्तु स्थिति के बारे में उनसे मैं बता रहा था। मैंने सोचा कि हो सकता है किसी ने उनको गलत बताया हो। तो मेरी बात सुन करके भूपेश बघेल जी उत्तेजित हो गए और उत्तेजित होकर वो शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे। मैंने कहा कि आप इसलिए चिल्ला रहे हैं कि ये सारे प्रेस वाले खड़े हैं यहाँ पे,
तो आप शायद पॉपुलैरिटी लेने की चिल्लाना चाह रहे हैं। मैं तो फिर कोई जवाब नहीं दिया। मैं शायद कार्रवाई भी शायद 2-3 दिन नहीं, तो उस समय फिर उन्होंने इस ढंग से उसको पेश किया विधानसभा सत्र चल ही रहा था, तो सारे कांग्रेस के लोगों ने उनको ये प्रस्तुत किया विधानसभा में कि अधिकारी हमारे जनप्रतिनिधियों को आतंकित कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं, कोई आतंकित करने की, धमकी करने की। मैं तो खाली उनसे व्यक्तिगत बात कर रहा था, और व्यक्तिगत संबंध थे इसलिए बात कर रहा था क्योंकि हमेशा बहुत से ट्रांसफर के विषय में या कई प्रकार की बातें विभाग के बारे में करते थे, उनसे हमेशा मेरा संपर्क बना रहता था, वो हमेशा मुझको फ़ोन करते थे। तो मैं इसी उम्मीद से कर रहा था कि उनको मैं सही चीज़ बताऊँगा, लेकिन उस बात से वो नाराज़ हो गए और साउट करने लगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं गलत बात बोलता नहीं हूँ, और यदि मैं बात बोला हूँ कि आपने इसको बेचने का काम किया है, यदि वो बात गलत होगी तो भूपेश बघेल में वो ताकत है कि वो क्षमा भी मांग सकता है। ऐसा तो क्षमा मांगा क्या उन्होंने? तो क्षमा तो उन्होंने मांगी नहीं, वहां पे सारे प्रेस वाले थे, और प्रेस वाले फिर सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने विभाग में एप्लीकेशन दिया कि आपने क्या नोटिंग किया है उसमें और क्या आदेश हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत उनको नोट शीट की कॉपी दी गई, और उस नोट शीट की कॉपी में 1.5 पन्ने की नोटिंग मैंने सचिव के नाते उसमें लिखा था, जिसमें मैंने ये स्पष्ट अनुशंसा किया था कि पेंडाउन टैंक में एनओसी उसके अपस्ट्रीम जमीन के लिए अल्ट्राटेक को नहीं दिया जाए, अन्यथा टैंक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और ये लोगों ने फिर प्रेस वालों ने ले जाके भूपेश बघेल जी को दिखाया कि साहब आपने कहा था कि माफ़ी मांग लेंगे, और ये नोट शीट है, इसमें उन्होंने ऐसा ऐसा लिखा है, तो अब आप बोलिए आप माफ़ी मांगेंगे क्या? भूपेश बघेल जी चुप हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मुझ तक ये बात भी आई कि अब मैं चाहता हूं कि वो इस बात को आगे ना बढ़ाएं, मैं भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो भाई मुझको तो कोई आगे बढ़ाने की बात नहीं थी, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि एक अधिकारी के नाते उनको ये शायद अनुमान नहीं था कि मैं उनसे इस बात का प्रतिकार करूंगा कि आपको मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, अनर्गल और निराधार आरोप किसी भी अधिकारी के विरुद्ध नहीं लगाना चाहिए। सवाल जीएस मिश्रा, गणेश शंकर मिश्रा का नहीं है, कोई यदि पटवारी भी है, एक चपरासी भी है, आप उसके खिलाफ तथ्यहीन बात मत करिए। उसका भी एक परिवार में, समाज में एक इज्जत होता है, स्वाभिमान होता है। मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी होने के नाते मैं अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए भूपेश बघेल क्या कोई भी बड़ा व्यक्ति आएगा उससे मैं भिड़ने के तैयार हूँ, और आज भी मुझ में वो फायर है। ये मेरी सभ्यता है, मेरी छत्तीसगढ़ी संस्कृति है। तो मेरी लड़ाई जो है भूपेश बघेल से नहीं थी, उन्होंने जो गलत बात कही थी उससे थी, और उस पर मैं आज भी कायम हूँ। मैं तो अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो कभी माफ़ी मांग लेते, लेकिन शायद माफ़ी मांगते तो उनका बड़प्पन होता, मेरे नज़र में उनकी इज्जत बढ़ जाती। आज तक वो क्षण नहीं आया है। सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यूथ खास तौर पे, जो गांव से बहुत सारे सपने लेकर जाते हैं सिविल सर्विसेज में फाइट करने के लिए या फिर चयनित होने के लिए। चूँकि आपने स्ट्रगल करके आपने इतना बड़ा नाम हासिल किया है, जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर पर गाँव के जो यूथ अभी हमको देख पा रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे, क्या एडवाइस आप देंगे अपने अनुभव के आधार पर उनको? देखिए, मैंने जैसे बताया, हम लोगों के पास साधन नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, कोई मार्गदर्शक नहीं थे, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, संपन्नता भी नहीं थी। हमने हमारी सारी पढ़ाई जो की है पहली क्लास से लेकर के और एमए तक सेकंड हैंड बुक से की है जी। श्री राम बुक स्टोर होता था सत्ती बाजार में, वहाँ सेकंड हैंड बुक लेके हम लोग पढ़ते थे। बड़ा परिवार था, किसानी पे आश्रित पूरा परिवार था, तो वैसी साधन संपन्नता नहीं थी। उसके बाद भी चूंकि सारे सर्विस में नियत सही थी जी, ईमानदारी का संस्कार था, ईश्वर पे विश्वास था, धार्मिक वातावरण बनता था घर में, और किसी भी प्रकार के डेविएशन से हम लोग दूर थे, इसलिए जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर पाए। आज के जनरेशन के बच्चों से, नवयुवक साथियों से मैं एक ही बात की सलाह आपको दूंगा कि बिल्कुल आडंबर में मत जिए, किसी प्रकार के टीवी में, सोशल मीडिया से आप अपने आप को दूर रखिए, और यदि आपका संकल्प ईमानदारी पूर्वक है, आप वास्तव में बनना चाहते हैं कुछ, जो भी लक्ष्य आपका हो, चाहे प्रतियोगिता सर्विस में जाने का लक्ष्य हो, चाहे इंजीनियर या डॉक्टर या सफल बिजनेस बनने का स्वप्न हो,
आप अपने स्वप्न को साकार करने के लिए तन मन धन से लग जाइए। ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि दिन भर पढ़ने का एक प्रिटेंड करते थे, हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए करते थे। इस ऐसे लोगों का रिजल्ट कभी आता नहीं है। इसलिए आप जो भी संकल्प लेते हैं, यदि आप संकल्प के पीछे आपकी नींद रात को नहीं आती है, तो निश्चित रूप से आपका संकल्प और स्वप्न जीवित होगा, लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। खैर, हमने जो सवाल पूछा आपने सबके जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। तो गणेश शंकर मिश्रा जी ने अपने सारे खट्टे मीठे अनुभव बताया। उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने प्रशासनिक जीवन में काम किया है। अगली बार फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।